नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन और मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरयू 1 के क्लास 9-10 के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक सोल्व कर चुके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 से आगे अर्थात क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये भी मैं बता दूं कि जिनके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा वो राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा क्योंकि लिखूंगा नहीं, उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 1,20,000 पेंसिल बनाती है। कोई फैक्ट्री है जो 1,20,000 प्रतिदिन पेंसिल बनाती है। पेंसिलों का आकार बेलनाकार है। पेंसिल किस तरह से है? बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, इस तरह से। अब कुल 1,20,000 प्रतिदिन। प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई या कह सकते हैं ऊंचाई, ये जो हो गया 25 सेंटीमीटर। तथा आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होता है? ये हुआ, ये परिधि 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तब एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्र पृष्ठों का रंग करवाने का खर्च 0.05। प्रतिदिन जो खर्च है बनाई गई वक्र पृष्ठों के रंग करवाने का खर्च जो है एक दिन में प्रतिदिन 0.05 प्रति वर्ग डेसिमल, प्रति वर्ग डेसीमीटर। अब देखिए यहां पे ज्ञात क्या करना है हमको। तब एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्र पृष्ठों का रंग करवाने का खर्च इतना की दर से क्या होगा। प्रतिदिन का खर्च निकालना है, जिसका दर जो है ये दर दिया हुआ है प्रति वर्ग डेसीमीटर 0.05 रुपये, सॉरी यहां पे रुपया 0.05 प्रति वर्ग डेसीमीटर। मतलब एक वर्ग डेसीमीटर का खर्च उसको कितना पड़ता है? 0.05 रुपया। ठीक है। तो यहां पे वक्र पृष्ठ का रंगाई किसका होगा? मान लो ये पेंसिल है इस तरह से सिलिंड्रिकल, इसका रंगाई करना है तो सिर्फ वर्ग पृष्ठ का। तो पहले देखेंगे कि एक पेंसिल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का 2πr/h, जहां पर 2π क्या है, 2πr क्या है? उसके आधार का परिधि। h क्या हो गया? ऊंचाई या लंबाई, यही ऊंचाई। ठीक। तो यदि एक पेंसिल का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमको यहां पे क्या दिया हुआ है? आधार का परिधि का मतलब दिया हुआ है 2πr, ए मान दिया हुआ है, और ए क्या दिया हुआ है? h। तो एक पेंसिल का क्षेत्रफल, एक पेंसिल का क्षेत्रफल जो हो गया 2 गुने पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 रखने की जरूरत नहीं है,
चूंकि यहां पर सीधे 2 पाई r का मान दिया हुआ है पूरे 1.5। हाँ, एक चीज कर लेते हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में पहले बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहां पे साइड में बता दूं कि 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/10 डेसीमीटर। ये दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम लोग। मान लो कि 1.5 की बात करें तो क्या होगा, 1/10 गुने 1.5 डेसीमीटर। 10 से भागा पड़ेगा तो यहां पर 0.15 डेसीमीटर हो गया। यदि 25 सेंटीमीटर को बदलेंगे, यदि 25 सेंटीमीटर बराबर 1/10 गुने 25 मतलब 2.5 डेसीमीटर। ठीक, तो यहां पे इसका क्षेत्रफल हो गया। डेसीमीटर में यदि करेंगे हम लोग तो 2 पाई r का मान हो गया 1.5 सेंटीमीटर का, अर्थात क्या हो गया 0.15, और h का मान हो गया 2.5। अब यहां पर डेसीमीटर स्क्वायर, यही या वर्ग डेसीमीटर जो हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इस तरह से लिखेंगे। एक क्या हो गया, एक पेंसिल का कुल कितने बनते थे, 1,20,000। तो 1,20,000 पेंसिल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसमें 1,20,000 से गुना कर देंगे, 1,20,000 4 शून्य होगा 12 पे 0 पॉइंट। इसको यदि दशमलव को भिन्न में बदल दें तो क्या हो गया मेरा 15/100। 2.5 को दशमलव हटाएंगे 10। ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया। निकालना क्या था, कुल खर्चा। तो खर्च क्या था, 1 वर्ग प्रति वर्ग डेसीमीटर का मतलब 1 वर्ग डेसीमीटर में खर्च कितना होता है, 0.05 रुपीज। तो इतने वर्ग में क्या होगा, तो कुल खर्च के लिए क्या करना होगा, इस क्षेत्रफल में 0.05 से गुना। हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए कर दिए। 15/100, 25/100। यहां भी यदि 0.05 को यदि भिन्न में बदल दें तो क्या हो जाएगा, यहां दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने होंगे, 200, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। ये 10 है, यहां ये 10, यहां से 2 शून्य कटा पहले, अगेन 2 शून्य कटा, ये 10 रह गया, 5 दूनी 10, 2 से क्या कटेगा 6, अब तो लगता है नहीं कटेगा। अब हो गया 15 छक्का 90 गुने 25, 25 नमा 25 से 225 पर 1 शून्य, मतलब इसका कुल खर्च जो होगा पेंट करने में वो 2250 रुपये। देखते हैं विकल्प में है दिया हुआ है, हमारा सी विकल्प इसका उत्तर है। तो ये हमारा सी है। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर दिए। एक पेंसिल का क्षेत्रफल निकाले, कुल 1,20,000 पेंसिल था, तो इसका कुल 1,20,000 पेंसिल का क्षेत्रफल हो गया। 1 वर्ग डेसीमीटर में 0.05 रुपए लग रहे थे, तो कुल इतने के लिए क्या होगा, तो 0.05 से गुना हो गया। इस तरह से हमारा कुल खर्च ज्ञात हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, 92। रैखिक समीकरणों के निकाय। रैखिक समीकरण 2 दिया हुआ है, x - y + 1 बराबर 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस पर पहले भी सवाल किए हैं। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0 पर विचार कीजिए। ठीक है, इन रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब रैखिक समीकरण का ग्राफ किस तरह का होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा। अब मैं इस सवाल को भी मैं कहूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ही सवाल हुआ,
जो अलजबरा का पार्ट है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे नियामक पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट का चीज हो गया। या तो इस सवाल को प्योर कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं, मैं प्योर कोऑर्डिनेट में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो 10 से ऊपर का चीज है, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। मैं थोड़ा सा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही लागू करूंगा। तो पहले भी बताया था, इस सेट में पहले भी सवाल थे इस पर कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। तो यदि सरल रेखा है कोई प्लेन में, तो एक क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन इस तरह से इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, तो एक्स एक्सिस को भी काट करेगा, वाई एक्सिस को भी कट करेगा। अब देखिए, किसी भी पॉइंट का नियामक एक्स एक्सिस पर यदि हम लोग देखते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई नियामक होता है एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट की बात करें तो वाई नियामक हमेशा क्या होगा, 0। एक्स कुछ भी होगा लेकिन वाई हमेशा क्या होगा, 0। इसी तरह से वाई पे बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0, और वाई कुछ भी हो सकता है। तो पहला बात तो ये समझना होगा। दूसरी बात कि यदि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे यदि वो रेखा कट कर रही है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ। तो हम लोग दोनों समीकरण में बारी बारी से क्या करेंगे कि एक बार x बराबर 0 पुट करके y का मान निकालेंगे और एक बार y बराबर 0 निकाल के x का मान निकालेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो सरल रेखा है x एक्सिस को किस बिंदु पे काटती है और y एक्सिस को भी किस बिंदु पे काटती है। तो पहले वाला को लेते हैं। मान लो x बराबर 0 लिया यहां, तो 0 पुट किए तो y क्या हो जाएगा, y उधर चल गया, मतलब y इक्वल टू 1। यदि y इक्वल टू 0 लेते हैं, y 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 हो गया, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पे इस सरल रेखा का 2 कोऑर्डिनेट जो हमको ये मिला, एक कोऑर्डिनेट हो गया इस तरह से, a हो गया 0 1 और a हो गया, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं हम लोग, -1 और 0। ठीक, तो -1 0 मान लो यहां आ गया, सोच लो -1 0 और 0 1 मान लो यहां हो गया। -1 0 मतलब पहली वाली जो लीनियर इक्वेशन है इस तरह से जरूर पास करेंगे। दूसरी वाले के देखें, यहां देखें सेकंड वाले का, x 0 लिखें तो एक टर्म 0, 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, मतलब y इक्वल टू 6। यदि y 0 करते हैं यहां तो 3x बराबर 12, मतलब x बराबर क्या हो गया 4। तो x 4 कहां जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहां पर 4 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 6। तो 0 6 मतलब इससे ऊपर कहीं होगा 0 6 और 4 0 इस साइड इधर पॉजिटिव होता है, मान लो 4 0। तो ए लाइन इस तरह से सेकेंड वाली लाइन हो गई। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न ए कह रहा था कि ये दोनों रैखिक समीकरण तथा y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। किसी भी त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं, 3। तो 3 भुजा में वो कह रहा है कि 2 भुजा जो होगा कौन होगा, ए समीकरण द्वारा बने गए रेखा, और तीसरी भुजा क्या होना चाहिए, y अक्ष। तो देखिए मान लो एक त्रिभुज तो यहां भी बन रहा है जिसमें इसके 2 भुजा और दोनों सरल रेखा है, लेकिन तीसरा कौन होगा, x अक्ष, तो ए नहीं होगा। यहां पे भी देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है। ए त्रिभुज की बात करें तो इसमें 2 जो भुजाएं हैं ए और ए, ये दोनों रैखिक समीकरण ही हैं, और तीसरी भुजा y अक्ष। अर्थात यहां पे क्या हो गया कि ए जो त्रिभुज बन रहा है इसी का शीर्ष जो है उसका नियामक पूछ रहा है हमसे। तो 2 नियामक तो शीर्ष का नियामक तो पता है, एक का 0 6 एक 0 1। यदि 2 से भी विकल्प में काम चल जाए तो उससे भी हम लोग काम चला सकते हैं। 0 1 0 6 एक ही में हालांकि है 0 1 0 6, तो उस तरह से हम लोग उससे भी काम चला सकते थे।
लेकिन चलो तीसरा भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि विकल्प इस तरह से है। देखिए मैं लिख देता हूं विकल्प 2 - 1 0.5 तथा 0 - 5। बी विकल्प जो था 2 - 1 50 तथा -50। सी जो था 2 3 0 1 तथा 0 6। हालांकि ये दो मिल रहा है, लेकिन तीसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए भी मिलाना जरूरी है कि डी और ई जो विकल्प है उपयुक्त में से एक से दो अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उपयुक्त में एक से अधिक तो खैर नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहीं हो कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो। तो तीसरा भी मैं बता देता हूं, पहले भी बताया था कि तीसरे जो शीर्ष है उसका नियामक कैसे निकालेंगे। तो तीसरा शीर्ष क्या है, दोनों सरल रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और पहले भी बताए थे कि दो सरल रेखा का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो दोनों सरल रेखा को हम लोग सोल्व कर देंगे, रैखिक समीकरण को। तो रैखिक समीकरण को किस तरह से सोल्व करते हैं, टू वेरिएबल में। यहां देखिए x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 और 3x + 2y इक्वल टू 12। ये दो हो गया। इसमें पहले वाले में यदि 2 से गुना कर दें, इसको नीचे लिखते हैं फिर, तो 2x - 2y इक्वल टू -2। अब इस तरह से दो समीकरण हो गया, जोड़ दिए, एक कट गया। 5x इक्वल टू 10, x बराबर क्या हो गया 2। अब इसका x का मान इसमें कोई में रखें हम लोग, मान लो पहले वाले में 2 रखते हैं, तो y क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखे यहां, तो y उधर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x 2 और y 3। तो तीनों शीर्ष का मिल गया, और तीनों शीर्ष का जो हमको विकल्प में दिया हुआ है वो हमारा सी विकल्प। तो इसका उत्तर सी हुआ। इसी प्रश्न को कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से भी चल सकते थे। इस समीकरण को हम xy a + y b बराबर 1 के फॉर्म में चेंज करके वहां से भी कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते थे, लेकिन उसमें मैं नहीं, मैं सिंपल जो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसी को लगाया। ये आसान थोड़ा है, उसमें आप घुसेंगे तो थोड़ा हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आए, जो कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े हुए होंगे। अगले प्रश्न की ओर। नंबर 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोनों को ऊपर तक भरकर कुछ बच्चों से वितरित किए जाते हैं। कितने बच्चों को आइसक्रीम कोन मिलेंगे। ठीक है, एक घनाकार है इस तरह से आइसक्रीम, घनाकार का मतलब इसके सभी भुजाएं समान, और इसका एक भुजा की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी को काट करके एक कोन है इस तरह से, शंकु जिसको कह सकते हैं, इसमें आइसक्रीम को भरना है। इस तरह से कई शंकु हैं और बच्चों को वितरित करना है, इसमें भरना है। इस शंकु में क्या कर रहा है 2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर समान क्या रहेगा, पहले भी क्वेश्चन भी आ चुका है, 3 डायमेंशनल में क्या होता है, इसका जो आयतन होगा कुल एक आयत का, इस सभी को मिलाकर के जो आयतन होगा ये दोनों बराबर होगा। अब इस तरह से मान लो इसके प्रत्येक का आयतन एक का, इसका v1 हो गया, एक कुल आयतन v है, और इस तरह से n बने, तो n गुने v1 बराबर इसके कुल आयतन नहीं होगा। हमको निकालना है कई बच्चों में वितरित करना है, मतलब ऐसे कितने कोण बनेंगे शंकु। तो n बराबर क्या हो गया v/v1, समझने के लिए लिख दिया। अर्थात इसके कुल आयतन में यदि इसके एक कोण के आयतन से भागा दे दे, तो एक कोणों की कुल संख्या, ये जो शंकु बन रहा है
निकल जाएगी, अर्थात जितने शंकु हैं उतने बच्चों को वितरित करना है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, क्यूब का कितना हो, घन का क्या होता है एल क्यूब, तो इसका हो गया 22 गुने 22 गुने 22, और एक शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मतलब 2 गुने 2, ऊंचाई क्या हो गया 7, 7 से 7 कट गया, एक 22 से एक 22 कट गया, ये 3 ऊपर चल जाएगा, एक 2 से 11 और एक और 2 से 11, मतलब 11 गुने 11 गुने 3, 121 गुने 3, 121 गुने 3 का मतलब क्या हो गया 363, तो कुल 363 शंकु में बटेंगे, अर्थात 363 बच्चों के बीच बटेगा। विकल्प हमारा यहाँ पे सी में 363 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर सी। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कई प्रश्न पूछे गए हैं। अगले प्रश्न 94 94 नंबर, एक आयत ABCD के अंदर, एक आयत है ABCD के अंदर कोई O बिंदु है, तब इसमें से जो विकल्प दिया हुआ है देखें कौन सा संबंध स्थापित होगा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर। बी जो विकल्प है OB स्क्वायर जोड़ OA स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर। सी जो है विकल्प OA स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर OB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। वो बिंदु कहां है, इसके बीच कहीं भी होगा, कहीं हो सकता है यहां हो कहीं हो, चलो ए है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, एनसीईआरटी में भी होगा या कई टेक्स्ट बुक में होगा, उसको सीधे याद रखिएगा। कोई भी बिंदु वो है, इस ओ बिंदु से एक कहीं भी होगा, स्वैच्छिक आर्बिट्ररी है, सारे वर्टेक्स को मिला देते हैं। तो यहां जो प्रॉपर्टीज के रूप में हमको याद रखना है कि O से एक शीर्ष की दूरी का वर्ग जोड़ O से उसके विपरीत शीर्ष के दूरी का स्क्वायर, इन दोनों का योग अन्य दो शीर्षों में भी वही होगा, किसके बराबर होगा, तो O से जो तीसरे शीर्ष है उसके बीच का दूरी का वर्ग जोड़ O से उसके विपरीत शीर्ष के वर्ग का दूरी। जैसे इसको मैं लिख के समझाता हूं, O से A के दूरी का वर्ग OA स्क्वायर जोड़ क्या करना है A के विपरीत वाले शीर्ष और O के बीच की दूरी का वर्ग OC स्क्वायर बराबर अन्य दो शीर्षों अब क्या बचा B और D, तो O से B के बीच दूरी का स्क्वायर वर्ग जोड़, अब B का जो अपोजिट होगा कौन सा शीर्ष है D, तो O से D। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा प्रूफ के प्रॉपर्टीज के रूप में। इसका प्रूफ भी एनसीईआरटी या अन्य टेक्स्ट बुक में है, यहां पे हमको प्रूफ से मतलब नहीं है, इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी के रूप में यूज करते हैं, रिमेंबर रखिएगा। अब विकल्प में देख लीजिए कौन सा है, यहां पे OA स्क्वायर, यहां स्क्वायर था तो पहला ही शायद है OA स्क्वायर, इधर दे या इधर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, OC स्क्वायर का सम बराबर क्या हो गया OB स्क्वायर OD स्क्वायर। तो सीधा सीधी इसको प्रॉपर्टी के रूप में याद रखें, किसी भी आयत के अंदर कोई भी बिंदु है, एक निश्चित नहीं है कि बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 एक
एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कोई छात्र जो है प्रतिशत में उसको अंक कितना प्राप्त हुआ, 30%, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है, फिर भी वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब इसमें 45 अंक उसको और रहते तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। मतलब उस परीक्षा का उत्तीर्णांक, जिसको शॉर्ट में पासिंग मार्क लिख रहा हूं, उत्तीर्णांक जो हो गया यही होगा। प्रतिशत में 30%, जो पूर्ण अंक है उसका 30%, पूर्णांक जितने का प्रतिशत परीक्षा हुआ होगा। लेकिन प्रतिशत में पूर्णांक की बात करेंगे, यदि पूर्णांक प्रतिशत में बात करेंगे अपने आप में वास्तविक, चाहे 500 के नंबर का हो या 600, प्रतिशत में पूर्णांक कितना होगा, हमेशा 100%। तो 30% लाया और 45 अंक से फेल कर रहा था, मतलब 45 अंक जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स। दूसरे छात्र की बात करें तो दूसरे छात्र 42 अंक प्राप्त, 42% अंक प्राप्त किए, 42%, इससे अधिक ला रहा है वो 42% अंक। और आवश्यक न्यूनतम अंकों से, आवश्यक न्यूनतम अंकों का मतलब उत्तीर्णांक जो है उससे 45 अंक अधिक लाता है। मतलब जो पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्णांक है, उससे 45 मार्क अधिक लाया है। मतलब इसमें से यदि 45 अंक घटा दें तो ये भी क्या हमको होगा, ये भी पासिंग मार्क्स होगा, उत्तीर्णांक हो गया उस परीक्षा का, और ये भी उत्तीर्णांक है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समतुल्य हो जाएंगे। समतुल्य का चिन्ह दे रहा हूं, बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट तरीका है, तो समतुल्य, तीन इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब देखिए यहां पे एक ढंग से समीकरण के रूप में हो गया। सिमिलर चीज को एक तरफ करें, मतलब प्रतिशत वाला को प्रतिशत और अंक को एक साइड, इसको इधर ले जाते हैं तो 42 में से 30 घट गया तो क्या हो गया, 12%। इसको इधर लाओगे तो 45 और जोड़ 45 क्या हो जाएगा, 90। ये 90 अंक समतुल्य। मतलब 12%, प्रतिशत में 12% जो मान है, वास्तविक मान किसके अंक के बराबर है, 90 अंक। हमको निकालना क्या था, पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए क्या लेंगे, हमेशा 100%, ज्ञात ही करना था, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक का मतलब अपने आप में 100%। तो समतुल्य कितना होगा, तो बीच में यदि 1% की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये समतुल्य कितना होता है, 90/12। तो 100% का मतलब 90/12 गुने 100। यहाँ पे ऐकिक नियम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। 4 से 4 × 12, 25, 3 से 30, यहाँ पे हो गया 25 × 75, 750। तो बेसिक सवाल ही था ये। इसका बी विकल्प दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा, तो बी होगा उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर सवाल। सॉरी, उसके पहले वाला सवाल जो था वो 98 था, वो 98 नंबर सोल्व हो चुका गलती से। 95 दूसरा था। तो ध्यान रखेंगे, मिस्टेक हुआ। जो इसके पहले वाला प्रतिशत का जो सवाल था वो 95 नहीं था, 98 था। तो ध्यान रखेंगे, 98 आगे नहीं सोल्व करूंगा, अभी 95 सोल्व करते हैं। 95 कह रहा है, यदि बिंदु C A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित करता है, तब B के निर्देशांक। ये कोऑर्डिनेट का सवाल हो गया। देखिए, कोई A बिंदु है जिसका नियामक दिया हुआ है -2 और B जो है उसका नियामक निकालना है। इसको मान लो कि X और Y हुआ, ठीक है। इसको मिलाने वाली रेखा को एक C बिंदु कहीं बीच में, जिसका नियामक 1:1 है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस B बिंदु के नियामक बताना है।
यहां पे एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, उसको मैं चर्चा कर दूं कि मान लो कि कोई ए बी बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट नियामक x1 y1 है और इसका x2 y2 है। कोई बिंदु C जिसका कोऑर्डिनेट xy m अनुपात n में विभाजित करता हो, तो इस C का जो कोऑर्डिनेट होगा xy m x2 जोड़ n x1 बट्टा m प्लस n। a इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट इस तरह से होगा m y2 जोड़ n y1 बट्टा m प्लस n। इस सेक्शन फॉर्मूला पता होगा, जिनको नहीं पता होगा। अब एक किसका कोऑर्डिनेट निकला, बीच में जो बिंदु है उसका, इसका मालूम है मुझे, ठीक है। तो इक्वेट कर दे, इसका x कोऑर्डिनेट 1, a वाला क्या होगा m 3x जोड़ n क्या हो गया 2 गुने -2, ये हो गया बटा 3/2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मान लो तो यहां से हो गया 3x -4 बराबर 5, 3x बराबर 9, यहां से x बराबर क्या मिल गया 3। इसी तरह से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी 1 ही है, ठीक है। तो उसके लिए लेंगे 3y जोड़ 2 गुने 7 बटा यहां भी 3 + 2, ठीक। यहां पे 1 होगा, यहां पे भी हो गया। यदि 3y + 14 = 5, 3y बराबर इधर गया तो क्या हो गया -9, y बराबर क्या मिल गया -3। तो इस तरह से जो b पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट xy माने थे हम लोग, तो अभी इस कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया b का 3 -3। इस तरह से देखें विकल्प हमारा b है। तो एक कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न था। तो ये सवाल है 95 नंबर। पिछले वाला सवाल मैं अगेन रिपीट कर दिया कि 198 था। अब आते हैं 96। एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेट, एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष थर्ड ईयर कितना बनाता है 600 सेट, तथा सातवें वर्ष सेवेंथ ईयर कितना सेट बनाता है 700 सेट का निर्माण करता है। यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है। मतलब यहां से 600 से 700 जो वृद्धि हुई उसका प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रहा है वो समान है। तो एक ढंग से इसके मान लो कि 3 से चौथा फोर्थ ईयर्स में वृद्धि हुई, यदि एक्स एक्स्ट्रा हुआ होगा तो फोर्थ से फिफ्थ ईयर में भी आगे क्या होगा एक्स ही क्वांटिटी, उसके आगे भी क्या होगा एक्स। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनेगा तो क्या बनेगा एपी भी बनेगा। तो इस सवाल एपी का हो गया। मैं फार्मूला का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे बिना फार्मूला यूज किए हुए आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक। संख्या में बढ़ता है। 10वें वर्ष में निर्मित टीवी के सेटों की संख्या हमको निकालना क्या है 10th ईयर, 10वें वर्ष। यही क्वेश्चन मार्क कि यहां पे कितना सेट तैयार हुआ। अब देखिए थर्ड ईयर से सेवेंथ ईयर का मतलब यहां पर कितना वर्ष बना 4 वर्ष। वास्तविक संख्या कितना 100, तो 4 साल में वृद्धि कितना हो गया सेट की 100 की। अब प्रत्येक वर्ष समान संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब एक वर्ष में जो वृद्धि हुई वो 100/4, मतलब प्रति वर्ष कितना वृद्धि हुई 25 सेट का। यही चीज यदि एपी में बात करें तो एपी में ये क्या हो गया हमारा डी कॉमन डिफरेंस। अब उसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे,
लेकिन हम यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाए, हम दिखा देंगे ऐसे फार्मूला, लेकिन जरूरत नहीं है बिना फार्मूला का सवाल। अब निकालना था 10वें वर्ष, तो यहां से यहां भी जाएगा तो प्रति वर्ष कितना बढ़ेगा 25 सेट। इसका मतलब कि 7th ईयर में 700 बना तो 8वें ईयर में 725 बना होगा। इसी तरह से तो या तो जोड़ते जाए या डायरेक्ट देखें कि यहां से कितना वर्ष हो गया आगे 3 वर्ष, तो प्रति वर्ष 25 सेट वृद्धि हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितने की वृद्धि होगा 3 गुने 25, मतलब यहां पे 700 में कितने सेट की वृद्धि होगी 75। तो यहां पर 10th ईयर में कितना हो गया 775। तो ये हमारा विकल्प दिया हुआ था, इसमें सी विकल्प 775। मैं यहाँ कोई एपी का फॉर्मूला नहीं लगाया। कई लोग इसको ऐसे तीसरे साल में, तो तीसरे साल का मतलब T3 निकाले फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 d करके, तो यहाँ क्या हो गया a प्लस ऐसे करके तीसरे 600 a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर 600, मतलब लिखा कि a जोड़ 2d बराबर 600। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6d बराबर 700। अब मान लो कि इसमें से घटाए तो माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, माइनस 4d बराबर माइनस 100 प्लस हो गया d बराबर 25। इसी चीज को मैं डायरेक्ट निकाल दिया, इतना जरूरत नहीं था। फिर d लगाए, फिर इसमें फॉर्मूला पुट करके, तो मैं बिना फॉर्मूला के यूज करके ही सवाल को बनाया हूं, और आप लोग भी इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए बिना फॉर्मूला के। ये मौखिक रूप से बन जाएगा मेंटल कैलकुलेशन से। कोई मैं समझाने के लिए इतना उठाया, मैं तो डायरेक्ट बिना पेन उठाए इसको बता देता। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन। राजवीर प्रथम माह में 32 रुपये, द्वितीय माह में 36 तथा तृतीय माह में 40 बचत करता है। कोई राजवीर व्यक्ति है जो फर्स्ट माह, सेकेंड माह, थर्ड माह, तृतीय माह मंथ में बचत कितना किया, वो बचत करता है। यहां किया 32 रुपये का, यहां किया 36 रुपये का, यहां किया 40 रुपये का। यदि वह इसी प्रकार से लगातार बचत करे तो कितने समय में 2000 रुपये बचत कर लेगा। अब एक भी देखिए एपी का सवाल है, क्योंकि प्रत्येक माह में उसका जो बचत है समान वैल्यू बढ़ रहा है। यहां 32 में कितना जुटा है 4, 36 में कितना जुड़ा 4, ठीक है। चलो यहाँ पे एपी का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रथम माह में मतलब ए का मान क्या हो गया 32, ये 4 क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या हो गया 4, ठीक। पूरा योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जितने माह में बनाया होगा। मान लो कि एन, यही हमको निकालना है, एन माह में वो बचत किया, एन माह में कुल बचत उसने किया, कुल बचत किया उसने रुपया 2000, प्रश्न में ही कहा है। मतलब एसएन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक। एसएन का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन मंथ में बचत किया, यही एन मंथ कुल या माह कह ले, उसने कुल 2000 रुपया बचत किया, ए आपको 2000 हुआ। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, अंतिम टर्म पता नहीं है हमको, तो ए वाला फॉर्मूला आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2000। ये उधर चल जाएगा, ठीक। वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, चलो n/2, ए का मान कितना है 32, n-1, डी कितना है 4, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं 2000। यहां पर क्या हो गया, ये 2 यहां चला जाएगा 4000, 32 दूनी 64, 64 एन, इसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया 4n, ठीक है, प्लस 4n स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 4n बराबर 4000, ठीक। इसको भी इधर ले आए यदि तो 4n स्क्वायर
ए इसमें से चला गया 60n माइनस 4000 बराबर 0। ए 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 बराबर 0। अब यहाँ पे दो टर्म में देखिए ब्रेक कीजिएगा, यदि आप n को शॉर्टकट तो प्लस 40 हो जाएगा और माइनस 25, चूंकि इन दोनों का गुणनफल माइनस 1000, अर्थात n का वैल्यू जो होगा, शॉर्टकट में किया हूं, यहां साइन चेंज करते हैं, इसके n स्क्वायर कोफिशिएंट से भागा देते हैं, इस शॉर्टकट में है। ठीक, तो n का वैल्यू माइनस 40 या 25, a निगेटिव होगा नहीं, मतलब इसका 25। तो हमारा 25 किसी भी विकल्प में नहीं है। a में जो था 25 माह हो गया, माह निकला। a में हमारा 20 माह था, b में 30 माह था, c में 35 माह था। तो इन तीनों में से नहीं होगा, तो हमारा ई जो होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन हुआ। 98 पहले करा चुका, अब आता हूं मैं 99 पे, 99 पे। नंबर क्वेश्चन, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है। 20 संख्या होगा मान लो, उसका माध्य या औसत कह सकते हो शून्य है। उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो माध्य कह लो या औसत भी कह लो किसी भी संख्या का, उसके योग बटा क्या होता है? संख्या, यही होता है। मतलब एवरेज बराबर सम बटा एन, मतलब सम बराबर क्या हो गया? एवरेज गुने एन। ठीक, अब यहां पे क्या है? औसत क्या है आपका? शून्य है। तो औसत जब शून्य हो गया तो योग भी क्या होगा? उस तरह से कुल 20 संख्याओं का, इसका मतलब योग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा 20 संख्याओं। निश्चित तौर पे देखिए, औसत यदि शून्य है तो योग क्या हो गया? औसत गुने संख्या। तो औसत शून्य में किसी भी संख्या में गुना करेंगे, कितनी भी संख्या हो, निश्चित तौर पे शून्य हो जाएगा। अब इस तरह से कितने संख्याओं का, मान लो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़, इस तरह से होगा x18 जोड़ x19 जोड़ x20, इसके 20 संख्याओं का योग शून्य हो रहा है। तो योग शून्य तभी होगा जब इसमें से कुछ संख्याएं निगेटिव होगी, कुछ संख्याएं पॉजिटिव होगा, हो सकता है कोई जीरो भी हो, ऐसा भी हो, तभी होगा। सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव पे नहीं होगा, या तो सारे शून्य हो, ऐसा भी होगा, ऐसा होगा नहीं। अब एक कह रहा था कि कितने शून्य से अधिक है। शून्य से अधिक का मतलब कितने अधिकतम, कितने शून्य से अधिक, अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम कितने संख्या है जो शून्य से अधिक हो सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। तो शून्य बनाने के लिए एटलीस्ट एक तो निगेटिव रखना होगा, तो एटलीस्ट कोई भी इसमें से एक निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव रखना है तो निगेटिव मिनिमम रखना होगा कम से कम, तो कम से कम तो एक रखना होगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव, इसका मतलब जो होगा संख्या जो पॉजिटिव होगा, मतलब शून्य से अधिकतम होगा, वो कितना होगा? कुल कितने हैं? 20। 20 में से एक हटा देंगे तो 19 संख्या अधिक से अधिक शून्य से अधिक हो सकते हैं। क्योंकि 20 संख्या शून्य से अधिक नहीं हो सकता है, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो योग शून्य होगा ही। तो यहां पे हमारा उत्तर ए होगा। इस पैटर्न पे एसएस से भी हाल फिलहाल काफी सवाल पूछ रहा है, अक्सर पूछा जाता है टीसीएस पैटर्न पे जब हुआ है, उसी का पैटर्न समझो या जो भी कह लो, इसमें कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आईक्यू की लगाने की जरूरत है। 100वां नंबर, सवा क्वेश्चन कह रहा है, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज, विकास कोई व्यक्ति है, ठीक है, से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए
अच्छा, विकास से, सुहित ने विकास से, सुहित नाम भी अजीब है, सुहित, इससे सुहित ने विकास से लिया है, ठीक है, किस दर पे? 14% के दर पे 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कितना धनराशि लेता है? 63,000 रुपया, 6300 रुपये इससे ए लिया, ठीक है, सुहित, मतलब इसके पास है 6300 रुपया आ गया, ठीक, ए मूल्य यहां चला गया, ठीक। सुहित मूलधन में, मतलब ये जो 6300 रुपया था, कुछ और धनराशि जोड़कर, मान लो कुछ और धनराशि, मतलब अभी इस 63 रुपया लेकर के 100 रुपया और इसमें जोड़ दिया, जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए, अब ये जो है मोहित नाम के तीसरा व्यक्ति है, इसको क्या करता है कि कुछ इस 6300 में कुछ मतलब हम 100 रुपया मान लिया कि 100 रुपया जोड़ दिया, मोहित को उतनी ही अवधि के लिए, मतलब ये भी 3 वर्ष के लिए, लेकिन दर ये क्या कर रहा है? 16% के दर से उधार देता है। अब ए इसको दे दिया इतना अमाउंट, 6300 रुपया प्लस एक्स, अब एक्स पता नहीं है कितना ही जोड़ा था, ठीक। इस द्रव्यान, इस सुहित को लाभ जो हुआ, ये लाभ जो होता है कुल 618 रुपए का, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है कि सुहित द्वारा मोहित को उधार दी, सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि, मतलब एक कुल राशि ये निकालना है, यही कुल राशि। तो कुल राशि में 6300 तो पता है, एक सी का मान जरूरत है। अब यहां समझिए कि इसको जो लाभ हुआ वो लाभ क्या होगा, ये 6300 रुपया पे जो 16% इंटरेस्ट लिया, लेकिन इस 6300 पे 16% मोहित से इंटरेस्ट लिया, लेकिन 14% विकास को दे दिया। तो इस 6300 पे जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 2% का। तो ये जो लाभ होगा इसको सुहित को, वो 6300 का 2%, चूंकि इससे 16% लेता है, लेकिन इस 6300 राशि पे विकास को 14% दे दिया, बस 2% ही कमाया। जो अपने तरफ से 100 रुपया लगाया था, इस पर जो 16% जो राशि इंटरेस्ट मिला, ये पूरा का पूरा सुहित को बच जाएगा, मतलब x का 16%, आए दोनों मिलाकर ही कुल लाभ है 618 रुपया होगा, यही इसको लाभ होगा, ये वाला वैल्यू। अब यहां से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 63 दूनी 126, 4 चौके 16, 4 25, यहां पे 4x बटे 25, 618। अब यहां पर उस सब घटा दें, यदि 4x बटे 25 126 घटा दें तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 4, 492, 100 बराबर हो गया 492 गुने 25 बटे 4। यहां पे कटपीट करेंगे हम लोग, यदि एक्स मान कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो रहा है 6300, एक्स का 16%, ठीक है। तो 6 दिन बाद 126, 400, इसमें क्या होगा, एक मिनट गड़बड़ ये हो गया कि कैलकुलेशन हुआ, 3 वर्ष के लिए था, यहाँ पे वर्ष पे नहीं ध्यान दिया गया, 3 वर्ष के लिए था। तो यहाँ पे जो कुल लाभ होगा, चूंकि 1 वर्ष में 2%, तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, चूंकि साधारण ब्याज से था तो 3 वर्ष में 6%, तो यहाँ पे लाभ जो होगा 6% इसको हो जाएगा। तो 6300 पे 6%, क्यों 6 हुआ, 2 गुने 2% वार्षिक दर से, चूंकि यहां पे 3 वर्ष के लिए था, ठीक।
और यहां भी x गुने 16 गुने 3/100। अब ये कितना होगा 618। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 6 छक 36, 360, 378 जोड़ 4 चौका 16, 25, 12x/25 618, 12x/25 बराबर उधर घट गया ये 618 माइनस 378, ये शून्य हो गया, 11 में से 4 हो गया, 5 में 240। तो x बराबर हो गया 240 गुने 25/12, 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 500। तो सुहित ने जो राशि मोहित को दिया था, ये जो ज्ञात करा था 6300 रुपया जोड़ 500 मतलब 6800। देखते हैं विकल्प 6800 ए विकल्प है। तो इसका उत्तर 6800 रुपया होगा। यहां पे मिस्टेक हो गया था क्योंकि 3 वर्षों के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।